नमस्कार। मैं ट्रेनर के सूर्यकांत ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज की ओर से आज के इस ग्रेट रैपिड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। 14 सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में से आज का हमारा टॉपिक नंबर 12 ह्यूमन एरर प्रिवेंशन, ये आज आप सीखने वाले हैं। इस टॉपिक में टोटल हम 5 पॉइंट कवर करने वाले हैं। व्हाट इज ह्यूमन एरर, दूसरा एरर प्रूफिंग प्रिंसिपल्स, थर्ड जो है ह्यूमन एरर प्रिवेंशन चेकलिस्ट, फोर्थ है ह्यूमन एरर प्रिवेंशन केस स्टडी, और फिफ्थ जो है ह्यूमन एरर हैव क्रिटिकल इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। इस 5 पॉइंट पर आज हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। पहला जो है व्हाट इज ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नॉर्मली ह्यूमन एरर जो क्रिएट होता है, जो प्रोसीजर फॉलो नहीं करने से और जो एम्प्लॉय रहता है, आदमी रहता है, उसकी ओर ध्यान कम रहने से और सिंपल कुछ छोटे मोटे एरर्स रहते हैं, इसके वजह से एक्चुअली ह्यूमन एरर जनरेट होता है। जैसे मानते हैं कि वह ह्यूमन एरर का इफेक्ट रहता है, लेकिन ये ह्यूमन एरर ये रूट कॉज नहीं है। यानी हमारे प्रोसेस पे, प्रोडक्ट पे ह्यूमन एरर का इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन ह्यूमन एरर ये रूट कॉज नहीं है। रूट कॉज तो और है, वो आप समझ लेते हैं। अगर हमको ह्यूमन एरर को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, ना कि पर्सन पे। क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे डिपार्टमेंट में ऐसी काफी सारी चीजें हैं, सिस्टम्स है, कुछ वस्तुएं है, कुछ फंक्शंस है जो हिडन है, जो हमें पता नहीं है, लेकिन वो रूटीन काम में उसका दिक्कत आ जाती है और तकलीफ देती है। उन सारी चीजों को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके ह्यूमन एरर कम होगा। हमारा आज का इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, और आपके ह्यूमन एरर प्रिवेंशन इस प्रोग्राम को सीखने का और समझने का पर्पज ये रहेगा, ऑब्जेक्टिव, कि ह्यूमन एरर के दोषों को कम करने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा। पॉइंट नंबर जो सेकंड जो है ह्यूमन एरर प्रूफिंग प्रिंसिपल, यानी हमारे रूटीन प्रोसेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन एरर है, इसको एरर प्रूफिंग प्रिंसिपल्स है, वो 3 स्टेज में होता है। पहला है एलिमिनेशन, दूसरा है रिप्लेसमेंट, और थर्ड जो है डिटेक्शन। अब जो फर्स्ट पॉइंट है एलिमिनेशन, उसको समझ लेते हैं। ये जो टास्क एलिमिनेशन है, हम सामने स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर नंबर 1 जो है वो एक जॉब है, यानी समझो वर्कशॉप में, टूल रूम में एक जॉब है, जो मेटल का जॉब है, ब्लॉक है, उसको क्रेन रोप से उठाया जा रहा है। तो वो मेटल का जॉब, उसका शार्पनिंग है, यानी उसको लेथ मशीन पे फिनिशिंग किया हुआ है। अब वो सेकेंड स्टेज में जाता होगा, तो मिलिंग पे जाता होगा, सीएनसी पे जाता होगा, लेकिन उसको लिफ्ट करते समय वायर रोप से लिफ्ट किया जाता है, क्योंकि उसके शार्प एज रहते हैं, और वायर रोप को भी कुछ उसके प्रॉपर नहीं होने से वो स्क्रैचेस आने का संभावना है कॉर्नर एज पे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बैटन यूज करते हैं। बैटन में भी वुडन के हो सकते हैं, या तो आप लोग इन हाउस कुछ उसको डेवलप करते हैं। अभी उठाते समय, लिफ्ट करते समय ऑपरेटर तो ठीक से लगाता होगा, लेकिन शायद वो लिफ्टिंग के समय क्रेन थोड़ा लूज हो गया, रोप लूज हो गया, तो तुरंत बैटन शिफ्ट हो जाता है, और उसके कारण वो स्क्रैचेस आने का संभावना रहता है वायर रोप से। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? तो नायलॉन बेड। अभी हमें क्या करने का, टास्क एलिमिनेशन करने के लिए, टास्क का जो है उसके अंदर जो रिस्क एलिमिनेशन है, उसको कम करने के लिए, रिस्क कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वायर रोप से नायलॉन रोप में शिफ्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उस ब्लॉक जो है, ब्लॉक का जो डैमेजेस है, एज, कॉर्नर एज डैमेज होने का जो संभावना है, वो अवॉइड हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है, या तो मिनिमाइज हो सकता है। अब देखो, यहाँ पर 2 चीज है, वायर रोप से नायलॉन। वायर रोप में सब कुछ तो मशीन कर रहा है, लेकिन उसको ऑपरेट आदमी कर रहा है। वहां पर वो लिफ्टिंग में अगर थोड़ा भी जर्क इधर उधर हो गया, तो बैटन शिफ्ट हो जाएगा और ब्लॉक डैमेज होगा, अगर उसके वजह से ह्यूमन एरर आएगा। यानी प्रोसीजर में वो जो मैनुअल जो बैटन ऐड है जो है, वो शायद यहाँ पर रिस्क है, तो उस रिस्क को शिफ्ट करने के लिए नायलॉन रोप इज अ बेस्ट सॉल्यूशन है। अब सेकंड जो देखते हैं, रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट में हम क्या क्या देखना है कि ह्यूमन ऑपरेशन करते समय, आदमी जब रूटीन ऑपरेशन में आता है, काम में आता है,
सो उसके रूटीन एक्टिविटी में मशीन और ह्यूमन इसके बीच में इंटरफेस जो है, वहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और उसको कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं, वो 2-3 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो हमारे रूटीन काम में आप सभी को पता है। सो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मशीन सेफ्टी गेट ओपन क्लोज। नॉर्मली हम देखते हैं कि पहले जो मशीन्स थे जो मैनुअल ऑपरेशन में चलते थे, जिसको सेफ्टी गेट को कुछ इंटरलॉक नहीं था, यानी मशीन ऑपरेटर जब ऑपरेट वो जॉब कंप्लीट होने के बाद गेट ओपन करके जॉब को बाहर निकालता था। लेकिन उससे क्या होता, रिस्क क्या था वहां पर, यानी एक तो इंसिडेंस होने का चांस है, एक्सीडेंट होने का चांस है, और साइकिल कब कंप्लीट हुआ है उसको पता नहीं है, वो अपने हिसाब से जजमेंट लगा के गेट ओपन कर देता है, इससे वो साइकिल इंटरप्ट होने का सवाल है। उसको क्या किया, बाद में डिजिटलाइजेशन हुआ तो उसमें सेफ्टी गेट में सेंसर ऐड हुआ और उस सेंसर को मशीन इंटरफेस के साथ इंटरफेस किया गया, इसलिए क्या हुआ, मशीन का सेफ्टी गेट का इंटरलॉक आया। जब साइकिल कंप्लीट होगी तब जाके वो टाइमिंग के हिसाब से गेट ओपन होगा और तब वो ऑपरेटर उस आर्टिकल को निकाल सकता है। तो ये क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ, मैनुअल टू ऑटो में रिप्लेसमेंट हुआ। अब यहाँ पर ह्यूमन एरर क्या हुआ, मिनिमाइज हुआ या तो रिड्यूस हुआ, बिकॉज ऑफ सिंपली एक रिप्लेसमेंट किया हमने मैनुअल टू ऑटोमेशन में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बैरल टेम्परेचर का। अब बैरल टेम्परेचर होता है कि मान लो कि आपने 200 डिग्री टेम्परेचर सेट किया, 200 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है और उस 200 डिग्री टेम्परेचर में आपने बैकग्राउंड में किसी का तो आवाज आ रहा है, उसको बंद करना। 200 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है मैनुअली, तो क्या होता है, ऑपरेटर को पता चलता है कि कंट्रोलर पे देख के वो 200 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद मशीन स्टार्ट करेगा। अब वहां पर कुछ इंटरलॉक नहीं, पहले जमाने में ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स हुए कि वो टेम्परेचर कंट्रोलर भी माल फंक्शन करने से वो 200 डिग्री नहीं होने के बाद भी 200 डिग्री दिखाता है, ऑपरेटर स्टार्ट करता है तो वो जो स्क्रू बैरल रहता है या तो मैकेनिकल जो भी फंक्शन है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। फिर उसको फिर टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया, उसको इंटरलॉक कर दिया पीएलसी के साथ, और जब टेम्परेचर सेट और एक्चुअल जब अचीव होगा तब जाके मशीन ऑटो मोड में काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो ये यहाँ पर रिप्लेसमेंट आ गया। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मटेरियल हॉपर। अभी मटेरियल हमारे मशीन में क्या है, मटेरियल फीड करने के लिए हॉपर होता है। अगेन वहां पर वो मटेरियल कब खाली हुआ, आदमी का जब ध्यान होगा, उसको पता है कि 100 केजी का ऑफर है, वो नॉर्मली 2 घंटा चलेगा, तो 2 घंटे में वो अगर ऑपरेटर चेंज हुआ या तो उसका अंदाज फेल हो गया तो भी एम्प्टी हॉपर होगा, प्रोसेस चलते रहेगी, और शॉर्ट पीस आने के बाद या आर्टिकल का क्वालिटी खराब होने के बाद उसको पता चलता है कि हॉपर एम्प्टी हुआ है, फिर वो भाग दौड़ के उसमें मटेरियल डाल देता है। तो इंसिडेंट्स अवॉइड करने के लिए फिर अगेन ऑफर में भी सेंसिंग फैसिलिटी ऐड किया, तो वहां पर एक लेवल पे सेंसर इंस्टॉल कर दिया गया और वो मशीन पीएलसी के साथ इंटरफेस कर दिया, ताकि वो मिनिमम लेवल आने के बाद सेंसर से बिलो मटेरियल जाएगा तो मशीन को इंडिकेट करेगा, और वो अलार्म बजने के बाद आदमी फिर अपनी सुविधा के हिसाब से वो जाके वहां पर मटेरियल ऐड कर सकता है। तो ये 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि जो मैनुअल से ऑटोमेशन में कन्वर्ट किया है, इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट। पहले हमने देखा, जहां पर हमने देखा था कि पहले इसमें क्या देखा था हमने, एलिमिनेशन, कि जहां जहां छोटे छोटे चेंजेस यानी चेंज करना है, वायर रोड से नायलॉन में रैप किया, यहाँ पर रिप्लेसमेंट आ गया। अब थर्ड जो देखते हैं, डिटेक्शन। अब डिटेक्शन में क्या देखना है कि जैसे कि हमारे रूटीन काम में ऐसे काफी सारे एबनॉर्मेलिटीज कॉज होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन एरर जनरेट होता है। अभी छोटे एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ तो आपको पता चलेगा कि करेक्टिव एक्शन किस तरह से काम करता है, और ये तीनों एग्जांपल हमारे रूटीन लाइफ के साथ 24/7 है। पहला एग्जांपल है 3 पिन सप्लाई कॉर्ड। हम सभी लोग लैपटॉप, कंप्यूटर, फ्रिज, एसी, मिक्सर ये सब यूज करते हैं, इन सब में 3 पिन प्लग होता है। अब 3 पिन प्लग क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग सप्लाई है। एक तो अर्थिंग होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है, तीसरा फेज होता है, पॉजिटिव सप्लाई होता है। अब समझो सिंपल पिन दिया और एक लाइन का दिया तो क्या होगा, अगर उल्टा सुल्टा डाल दिया तो अर्थिंग के पॉइंट में सप्लाई गया तो शायद वो जो इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट है वो फेल हो सकता है।
तो यहाँ पर वो एबनॉर्मेलिटीज को अवॉइड करने के लिए करेक्टिव एक्शन क्या किया कि अर्थिंग पिन का थिकनेस बढ़ा दिया, वो प्लग का ट्रायंगल शेप बना दिया ताकि उसी डायरेक्शन में जाएगा, वो रिवर्स या कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में फिट ही नहीं होगा। सो ये छोटा सा डिटेक्शन सिस्टम किया है। सेकेंड है पेन ड्राइव। हम सभी लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं, हर एक के पास रहता है कि हमारे लैपटॉप में कंप्यूटर में डाटा शिफ्ट करने के लिए इसका पेन ड्राइव भी देखो, उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन, उसका शेप, इंटरनल स्ट्रक्चर वो उल्टा लग ही नहीं सकता, वो एक ही डायरेक्शन में लगेगा तब जाके वो डाटा ट्रांसफर होगा। थर्ड जो है मोबाइल चार्जर पिन। मोबाइल चार्जर पिन का भी आप देखते हैं कि पिन का जो शेप और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसा है कि पिन उल्टा लगेगा ही नहीं। सो ये तीनों चीज 24/7 हम यूज करते हैं। हमें पता है कि डिटेक्शन सिस्टम है, गलत हो ही नहीं सकता और गलत लग ही नहीं सकता। तो सेम चीज हम अपने रूटीन काम में भी छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स होते हैं, ह्यूमन एरर होते हैं, वहां पर हम ये डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी एलिमिनेशन, रिप्लेसमेंट एंड डिटेक्शन सिस्टम अपने रूटीन काम में इसको यूज कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है ह्यूमन एरर प्रूफिंग चेकलिस्ट। अब हमने एरर प्रूफिंग मेथड तो देख लिया, अभी चेकलिस्ट बनाने पड़ेगी हमें। तो चेकलिस्ट के लिए एक फ्लो चार्ट है कि मान लो एक एग्जांपल है, एक फॉल्ट डिटेक्ट किया आपने, अब उस फॉल्ट को चेकलिस्ट में लेना है। एक तो पहला फॉल्ट क्या है, प्रोसेस कंफर्मिटी एनालिसिस करना है। अगर वो फॉल्ट ह्यूमन एरर की वजह से है तो उसे चेक करना है तो आगे जाना है। अगर ह्यूमन एरर की वजह से वो फॉल्ट नहीं है, यानी हो सकता है मशीन में डिफेक्ट हो, प्रोडक्ट का क्वालिटी में डिफेक्ट हो, प्रोसेस में डिफेक्ट हो, या तो उसका मेजरमेंट में डिफेक्ट हो, तो अगर ह्यूमन एरर है तो आगे जाना है, नहीं है तो फिर वो फॉलो किसी स्टोरी हमने जो लिखा है येलो ब्लॉक में, कि वो 7 टूल्स ऑफ किसी है, वो अलग सब्जेक्ट है, फिर कभी देख लेंगे, उसके मेथड में जाके उस प्रोडक्ट को एनालिसिस करना है। अगर ह्यूमन एरर है तो अगेन ह्यूमन एरर चेकलिस्ट में, ये चेकलिस्ट जो है आपको अपने लेवल पे डेवलप करनी है, क्योंकि क्या है, ये चेकलिस्ट आपको ऐसे बनाने टास्क ओरिएंटेड या तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो चेकलिस्ट आप डेवलप कर सकते हैं। सो जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि समझो मोल्ड, मशीन, प्रोडक्ट, प्रोसेस, जहां भी अगर ह्यूमन एरर से है हमें डिटेक्ट हो गया, तो उसका चेकलिस्ट को फॉलो करने का है कि क्या क्या चेकलिस्ट में ह्यूमन एरर हो सकते हैं, वो हमारी चेकलिस्ट बननी चाहिए। फिर सेकंड देखना है कि डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशन, चेकलिस्ट के हिसाब से क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन निकल सकते हैं कि ह्यूमन एरर को अवॉइड करने के लिए। उसके ऊपर टीम बना के टीम ने डिस्कस करना है और उस सॉल्यूशन के ऊपर एनालिसिस करना है पूरे टीम ने, क्या भाई इसमें से कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट हो सकता है। अभी जो प्रॉब्लम आया है उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए, ये प्रॉब्लम ह्यूमन एरर की वजह से रिपीट ना हो, इसके लिए हमें कौन सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, और उस सॉल्यूशन को सब मिलके डिसाइड करने के बाद एक्शन प्लान बनाना है, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। वो सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद अगेन उसको मॉनिटर में लेना है, उसका इफेक्टिवनेस क्या है, क्योंकि हो सकता है वो मॉनिटरिंग 2 दिन का हो या 7 डेज का हो। अगर वो लगता है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ह्यूमन एरर वो रिपीट नहीं होगा। यदि वो इफेक्टिव नहीं है तो अगेन गो फॉर ह्यूमन एरर चेकलिस्ट, फिर चेकलिस्ट को रिवाइज करो, डूज डोंट डूज पे काम करो, अगेन वो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पर आता है प्लान, डू, चेक, टैक्ट, ये कंटिन्यू साइकिल जो है, ये साइकिल को हमें कंटिन्यू प्रोसेस में लेना है। अब देखते हैं इसी चेकलिस्ट का आगे का हिस्सा है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ये चेकलिस्ट बनाएंगे आप स्टाफ और सब मिलके, लेकिन ह्यूमन एरर जो है वो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी बनाओगे इम्प्लीमेंट करोगे इफेक्टिवनेस आने के बाद, पहले तो उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपको रोज आपके रूटीन काम में से एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का है जो ह्यूमन एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर होता ही है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपके चेकलिस्ट में उसको डालना है। चेकलिस्ट में डालने के बाद उसका जो एरर का जो प्रिवेंशन चेकलिस्ट है उसके ऊपर काम करना है, और उससे सॉल्यूशन क्या जनरेट हो सकता है वो सॉल्यूशन बनाना है। उस सॉल्यूशन को सब टीम मिलके इवैल्यूएशन करना है, और इवैल्यूएशन करने के बाद फिर उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन में लेना है, और इम्प्लीमेंटेशन का रिजल्ट हमें देखना है। अगेन उसको मॉनिटर करके वो इम्प्लीमेंटेशन अगर राइट है तो कंटिन्यू करना है। ये देखो ये रूटीन का काम है कि रोज आपको छोटे छोटे
चेकलिस्ट बना के इम्प्रूवमेंट करते रहने का, क्योंकि प्रॉब्लम रोज जहाँ आदमी है वहाँ प्रॉब्लम तो रहना ही है, समस्या रहनी ही है। लेकिन आपका अगर अलर्टनेस होगा तो हमेशा उसको इम्प्रूवमेंट चेकलिस्ट में ले सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो आपने प्रॉब्लम को, प्रोसेस को सेट किया, लेकिन मैन मशीन मेथड के साथ उसको मॉनिटरिंग में रखना ही ऑलवेज। सब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ह्यूमन एरर प्रिवेंशन केस स्टडी। हमने पॉइंट 1, 2, 3 देखा, केस स्टडी देखते कि यहाँ पर ह्यूमन एरर से क्या क्या इश्यू आता है। अब केस स्टडी क्या है? मिसिंग और रॉन्ग स्पेयर फ्यूज असेंबली। यानी एक ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लिया है कि एक कार में 6 टाइप के फ्यूज लगते हैं, तो उसमें या तो कुछ फ्यूज मिसिंग है, या तो कुछ, यानी 5 एम्पेयर की जगह 10 एम्पेयर का फ्यूज लगाया, या तो 10 की जगह 5 का लगाया। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? कस्टमर को इफेक्ट क्या होगा कि समझो वो व्हीकल फंक्शन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ उसका फ्यूज ब्लोन हुआ। और फ्यूज उड़ने का वजह क्या है? क्योंकि 5 एम्पेयर की जगह 10 एम्पेयर की जगह 5 एम्पेयर का फ्यूज लगा दिया, इसलिए क्या हुआ कि फ्यूज उड़ गया, क्योंकि करंट रेटिंग ज्यादा है और लो रेटिंग का फ्यूज लगा दिया। उससे ग्राहक को क्या इफेक्ट हुआ? उसको उस व्हीकल से जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसका व्हीकल स्टार्ट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ हमारे शॉप फ्लोर पे एक छोटा सा ह्यूमन एरर आया कि रॉन्ग फ्यूज असेंबली या तो फ्यूज मिसिंग। अब उसका रीजन क्या है? कि रीजन ये है कि ये देखो, ये जो फ्यूज का फ्लैप बैग है, यहाँ पर 6 टाइप के फ्यूज है कि 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर के 2 है, 15 एम्पियर का एक है, 30 एम्पियर का 2 है। ऐसे मिला के 6 फ्यूज है और सबका साइज एक ही रहता है। कि समझो वहां पर 20 mm के फ्यूज रेटिंग है, 20 mm लेंथ का है, और रेटिंग अलग अलग है। तो सब एक जैसा दिखता है, इसलिए पता नहीं चलता है, क्योंकि आदमी अब उतना ध्यान से देखता नहीं है। तो उसका कॉजेज है कि सिमिलर लुकिंग पार्ट्स और वो डिफरेंट रेटिंग। तो इससे क्या करना पड़ेगा? अब वो देखो, रखने का तरीका क्या है? देखो कि वो एक क्रेट में, वहां बॉक्स में अलग अलग जगह पर फ्यूज रखे हुए हैं, लेकिन सब एक जैसे दिखते हैं, इसलिए उसको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा रेटिंग का क्या फ्यूज है। अब ह्यूमन एरर प्रिवेंशन प्रिंसिपल यूज किया है, सिंप्लीफाई किया है। क्या किया है कि बिफोर का आप देख रहे हैं कि वो बॉक्स में कैसे वो पॉली बैग में सब फ्यूज रखे हुए हैं अलग अलग रेटिंग के, उसको कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आफ्टर में क्या किया, वो सारे बैग और बॉक्स को हटा दिया और एक वुडन बॉक्स का उसने अलग अलग शेप का वो स्लॉट बनाया, जिसमें फ्यूज रेटिंग के हिसाब से उसमें रखा गया। तो उसको पता चल गया कि ये साइज का जो स्लॉट है इसमें इतना रेटिंग का फ्यूज है। तो अभी आदमी जो है उसको डिफरेंट स्लॉट और डिफरेंट कुछ दिखता है तो वो ज्यादा अलर्ट होता है, लेकिन सब कुछ एक जैसा रहता है तो वो थोड़ा उसका अलर्टनेस कम हो जाता है। सो यहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट आने से क्या हुआ कि फ्यूज फ्लैप शेप जो है वुडन बॉक्स में, ऑपरेटर को फाइंडिंग करने के लिए राइट प्लेस ऑन राइट क्वांटिटी राइट रेटिंग का फ्यूज आ गया, इसलिए उससे इजी हो जाता है और उसका जो डिफेक्ट है वो एलिमिनेशन हो जाता है। ये देखो यहाँ पर बिफोर, यानी पहले किस तरह से फ्यूज रखे थे और उसके बाद किस तरह से उसको इजी एसेसेबल हो गया। सो ये सिंपल करेक्टिव एक्शन उन्होंने शॉप फ्लोर पे लिया है। यहाँ पर देखो 5 हमने सीखा है, 5 सिस्टम यहाँ इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। सो तब जाके ये ह्यूमन एरर मिनिमाइज हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। अब उसका रिजल्ट इन बेनिफिट्स क्या हुआ ये ग्राफ में देखते हैं कि मई जून में क्या हुआ। जो मिसिंग फ्यूज रॉन्ग फ्यूज जो उसके वजह से कस्टमर कंप्लेंट 7 आया मई में, जून में 6 आया और जुलाई में 3 आया। जुलाई में उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अगस्त से आगे देखो कस्टमर कंप्लेंट 0 हो गया। इससे क्या हुआ, प्रॉपर नीट एंड क्लीन प्रॉपर रखने से, आइडेंटिफिकेशन रखने से ऑपरेटर का मोरल भी बूस्ट हुआ और कस्टमर कंप्लेंट भी 0। यहाँ पर क्या हुआ, 5 सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ और वहां पर प्रॉपर होने से ह्यूमन एरर रिड्यूस हुआ और मिनिमाइज हुआ। अब पांचवा पॉइंट है, ह्यूमन एरर हैव कैपिटल क्रिटिकल इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। सो प्रोडक्ट क्वालिटी पे ह्यूमन एरर का कितना इफेक्ट हो सकता है? जैसे कि हम सभी लोग मानते हैं कि वह प्रोसेस में जो भी डेविएशन होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर की वजह से, ऐसा सबका मानना है, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं है। जबकि प्रोसेस डेविएशन का जो ह्यूमन एरर का रीजन है इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑफ फेल्यूर। अब इन प्रॉपर कम्युनिकेशन का रूट कॉज क्या है?
बिकॉज ऑफ रिटर्न प्रोसीजर। अब रिटर्न प्रोसीजर जो है इतना डिफरेंट और इतना लेंदी रहता है कि वो आदमी जो रहता है ऑपरेटर हो या सुपरवाइजर, उतना सब पढ़ने में उसको तकलीफ हो जाता है, क्योंकि उसका उतना आईक्यू लेवल नहीं है। इसके लिए वो थोड़ा समझ गया ऐसा समझ के वो इम्प्लीमेंट करता है, अपना जजमेंट लगाता है वहां पर, और उसका जजमेंट की वजह से ह्यूमन एरर आता है, वहां पर प्रोसेस में डेविएशन आता है। अब इस सारे ह्यूमन एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमें एक सॉल्यूशन ढूंढने हैं। वो सॉल्यूशन जो है 6 पॉइंट में है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो पहला सॉल्यूशन नंबर 1 क्या, आइडेंटिफाई द एरर रिडक्शन अपॉर्चुनिटी। पहले आइडेंटिफाई करना है कि एरर कहाँ का रिडक्शन हो सकता है, कौन से जगह पे हो सकता है। सो पहला है स्पेस। जिस जगह पे जो मटेरियल रखा है उस स्पेस को आइडेंटिफाई करो। यहाँ पर देखो 5S सिस्टम आपको 100% इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर आपको ह्यूमन एरर प्रिवेंट करना है, मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है। तो 5S मस्ट है, जैसे फ्यूज का हमने देखा। फिर उसे आइडेंटिफाई करना है एरिया, डिपार्टमेंट, यानी मैन्युफैक्चरिंग एरिया हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल एरिया हो सकता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहां जहां एरर हो सकता है उन सारे डिपार्टमेंट को आपको आइडेंटिफाई और 5S सिस्टम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सेकंड आता है कि सिर्फ एरिया आइडेंटिफाई करके नहीं चलेगा, आपको इक्विपमेंट भी फॉलो करने पड़ेंगे कि कौन से इक्विपमेंट में कितना वेरिएशन है, एरर है, एक्यूरेसी लेवल क्या है। फिर डॉक्यूमेंटेशन, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है, एसओपीज बना है, उसका क्या स्टेटस है, और सिस्टम, इन सारों को देख के आपको इम्प्रूवमेंट जहां जहां संभव है वो सारे जगह पर आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अब आता है पॉइंट नंबर 2 कि रीडिजाइन प्रोसीजर। जैसे कि हमने देखा कि इक्विपमेंट, डॉक्यूमेंट और सिस्टम, यहाँ पर भी हमें डिफाइन करना है, और ये सारे चीजें जो है यहाँ पर जो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसका फॉर्मेट डिजाइन करना पड़ेगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एसओपी जब लिखते हैं ना तो स्टोरी टेलिंग होता है, यानी बहुत लेंथी रहता है, वो सारे एक एक छोटी छोटी चीजों लिखते जाता है स्टोरी में। जबकि ऑपरेटर जो रहता है, वो वर्कर जो रहता है, उसका जो लेवल रहता है वो 10वीं पास वगैरह, उसको इतना सब समझ में नहीं आता है। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए, उसको शॉप फ्लोर पे इम्प्लीमेंट के लिए आपको फॉर्मेट में एसओपीज लॉन्च करने पड़ेंगे। जैसे कि हम समझो टेम्परेचर सेट की बात करते हैं कि 200 डिग्री टेम्परेचर सेट करना है, तो वहां पर 200 डिग्री प्लस माइनस 5%, 10% टॉलरेंस लिख दिया, तो उसको मालूम है सेटिंग इतना सब टॉलरेंस में आया तो मशीन चालू होगा। एग्जैक्ट 200 डिग्री बोला तो वो सोच में पड़ जाएगा कि अब 200 डिग्री आया नहीं आएगा तो क्या करना है। सो ये छोटे छोटे चीज को हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो प्रोसीजर जो भी है वो शॉर्ट में होना चाहिए और क्लियर राइटिंग में होना चाहिए, कुछ भी ऐसा स्टोरी टेलिंग नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट होना चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि उस ऑपरेटर को प्रोसेस करते समय क्या क्या करना है। जो ऑपरेटर जो मशीन पे काम कर रहा है उसके रिलेटेड आप उसको प्रोसीजर लिखना है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। अदर कोई सेक्शन का, डिपार्टमेंट का उसमें मत करो। वहाँ आपके हो सकता है ओवरऑल डिपार्टमेंट के लिए वो आप लिख सकते हैं, लेकिन जब शॉप फ्लोर पे पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए स्टैंडर्ड वर्क जो बनता है वहां पर उससे रिलेटेड ही आपको एसओपी लिखना है। और उसी फॉर्मेट में डालने से क्या होगा, उस आदमी को, उस वर्कर को यूजर फ्रेंडली एसओपी होना चाहिए, और वहां पर ह्यूमन एरर कम हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो है इम्प्रूव सुपरविजन। सुपरविजन इम्प्रूव करना है, क्योंकि जब शॉप फ्लोर पे हम काम देते हैं तो वर्कर्स और ऑपरेटर, इनके ऊपर सुपरविजन होना चाहिए, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग पे काम तो करते हैं, उनको जो 12 घंटा 8 घंटे का काम है वो करते हैं, लेकिन आदमी कंटिन्यू सेम काम करता है तो उसमें थोड़ा लेजीनेस आता है, उसका मोरल और टेम्पो फिजिकली मेंटली वो डाउन हो जाता है। उस समय सुपरविजन होना जरूरी है। सुपरवाइजर को शॉप फ्लोर पे होना चाहिए ऑलवेज, यानी हो सकता है आप सुपरविजन में इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, जो भी मैनेजर, उसका राउंड होना चाहिए बीच बीच में, उसको कि काम जिस हिसाब से हमने स्पेसिफिक जॉब डेलीगेट किया है शॉप फ्लोर पे, मशीन पे, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, उसे सुपरविजन करना है। ना कि उसको जॉब हैंड ओवर करने के बाद ऑफिस में जाके बैठना है, क्योंकि अगर आप ऑफिस में बैठे तो वहां पर वो थोड़ा उसके रूटीन में वो ढिलाई आ सकती है, लेजीनेस आ सकता है, स्लीपिंग मोड में जा सकता है। जब आदमी खाने का समय आ जाता है तो वहां पर थोड़ा उसको लेजीनेस आ जाता है। तो इसलिए हमें
समय समय पर शॉप फ्लोर राउंड पे रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 जो है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अब हमने वो 3 पॉइंट तो देखे, यहाँ पर कम्युनिकेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ह्यूमन एरर के लिए, क्योंकि अलग अलग लैक ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम ध्यान देने से भी होता है एसओपीज के ऊपर, काम के ऊपर, और शिफ्ट चेंजर में, स्पेशली शिफ्ट चेंजर में, कि जैसा डे शिफ्ट वाला नाइट में आता है, नाइट शिफ्ट वाला डे में, यानी जब भी कोई डे शिफ्ट का जो इंचार्ज रहता है वो नाइट शिफ्ट के शिफ्ट इंचार्ज को दिन के जो भी प्रोसेस फाइंडिंग्स है या तो नॉन कंफर्मिटीज है वो उसे इंस्ट्रक्शन दे के समझा के निकलना चाहिए। काफी कंपनी में एक्चुअली लॉग रजिस्टर रहता है ताकि वो उसमें लिख के वो निकल जाता है। अब क्या होता है नाइट शिफ्ट में वो कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो प्रॉब्लम को फाइंडिंग के लिए सुपरवाइजर ऑपरेटर उस लेवल पे काम करते हैं, लेकिन शिफ्ट का चेंजिंग का टाइम आने के बाद वो जॉब ऐसे ही छोड़ के निकल जाते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण फिर से वो डे शिफ्ट का जो इंचार्ज रहता है वो जीरो से फॉल्ट फाइंडिंग शुरू करता है, इसलिए वो हमारा प्रोडक्टिविटी का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के साथ होना चाहिए, हर स्टेज में जहाँ जहाँ आपके प्रोसेस में इंटरेक्शन होता है डिपार्टमेंट का, इंचार्ज का, वर्कर्स का, ऑपरेटर का, उन सबके साथ रिलेटेड टू फंक्शन कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अब 5वां पॉइंट है जॉब असाइनमेंट। जॉब असाइनमेंट में ऐसा है कि आप जिसको भी जॉब दिया है एक तो वो जॉब के लायक होना चाहिए, यानी कैपेबल बोला है कि अभी कैपेबल में क्या होता है कि एक तो उसका एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज, ये तीनों चीज परफेक्ट होनी चाहिए। हम क्या देखते हैं कि उसका स्किल और नॉलेज अच्छा है, चलो उसको जॉब देते हैं, लेकिन कभी कभी ह्यूमन एरर जनरेट होता है बिकॉज ऑफ उसके एटीट्यूड के कारण। इसलिए जॉब को जब असाइन करते हैं तो उसके तीनों पॉइंट उसको चेक करना है और उसके बाद ही उसको जॉब हैंड ओवर करना है। अभी बेटर रिजल्ट के लिए आप जॉब हैंड ओवर करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है क्या? नहीं। तो बेटर रिजल्ट के लिए आपको हमेशा उसको मॉनिटर में रखना पड़ेगा, क्योंकि रूटीन एक्टिविटी में छोटे छोटे जो एरर्स है उस एरर को हमें आइडेंटिफाई करके चेक लिस्ट में ऐड करना है ताकि ह्यूमन एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर जॉब असाइन करने के बाद वो जॉब के लिए वो पर्सन फिट है कि ना वो देखना है ताकि वो जॉब को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। अब छठा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग ये नेसेसिटी है, क्योंकि आपने चेकलिस्ट के हिसाब से जो भी डोज करने के बाद उसे ऑन जॉब ट्रेनिंग देना ही चाहिए, तब जाके प्रोसेस क्रिटिकल एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट आ जाता है। अभी जैसे कि आज आप ट्रेनिंग में बैठे हैं कि सबको थैंक्स है क्योंकि आप अपने आप को डेवलप करने के लिए ये ट्रेनिंग में बैठे हैं, उसी तरह से आपके डिपार्टमेंट में भी आपके एम्प्लॉय को, आपके टीम को ट्रेनिंग देना जरूरी है समय समय पर, जिससे कि जो क्वेश्चन ट्रेनिंग में जो जॉब में आने वाले जो इश्यू है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग देना चाहिए, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए ताकि आपकी प्रोसेस इंप्रूव हो जाए। अब सिर्फ ट्रेनिंग देने से होगा क्या? ऑन जॉब ट्रेनिंग एक सॉल्यूशन है लेकिन वो 100% नहीं है, क्योंकि उसे मोटिवेशन ट्रेनिंग भी देना जरूरी है। मोटिवेशन ट्रेनिंग से क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड है, समझो समय समय पर हम ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उस डिपार्टमेंट को, लोगों को ट्रेनिंग मोटिवेशन भी देना चाहिए। और इन सारे पॉइंट को हम जब फॉलो करते हैं तब जाके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ह्यूमन एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखो, ये सब तो होते रहेगा, लेकिन ये जो मैं लाइन पढ़ रहा हूँ कि टू एरर इज अ ह्यूमन नेचर, एरर इज अ ह्यूमन नेचर, बट इंटेलिजेंस इज आल्सो ह्यूमन नेचर, सो नेवर स्टॉप फाइंडिंग वेज ऑफ नॉट मेकिंग मिस्टेक। सो अब इसका मतलब ये है कि सिक्के के दो पहलू है, कि भगवान ने मनुष्य को बनाया है एरर के साथ और इंटेलिजेंस के साथ, ये दोनों चीज उसके साथ रहेगी। हमें समय समय पर उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग, मोटिवेशन ट्रेनिंग देके उसको ऑलवेज अपडेट में रखना है। सो जैसे कि मैं एक छोटा एग्जांपल आपको बताता, तो आप सभी लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते होंगे। सो इन सब में फ्यूल का काम करता है पेट्रोल। पेट्रोल डीजल से हम क्या करते हैं, एवरेज माइलेज अचीव करते हैं, लेकिन इंजन में ऑयल क्यों डालते हैं? क्योंकि उसका ओवरऑलिंग सर्विसिंग अच्छा हो और वो माइलेज और एवरेज मेंटेन हो। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग ये पेट्रोल डीजल का काम करता है ताकि वो माइलेज मेंटेन करे, लेकिन मोटिवेशन ट्रेनिंग जो है वो उसका ऑलवेज माइंड मोटिवेटेड रहेगा और एनर्जेटिक रहेगा। इसलिए दोनों चीज आपके लिए जरूरी है, तब जाके वो लाइफ टाइम बेस्ट परफॉर्मर रहेगा।
सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन ह्यूमन एरर प्रिवेंशन जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि इसको आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में इमीडिएट इम्प्लीमेंट करें और आपके यहाँ पर आने वाले ऑपरेशन में ह्यूमन एरर जो है उसको मिनिमाइज करें, रिड्यूस करें, और आपको ये कंटिन्यू प्रोसेस है। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।